पाकिस्तान को देता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता रहेगा, तो आतंकवाद तो बढ़ने ही वाला है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश से खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका को पैसा जाना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए पेप्सी और कोक पीना आपको बंद करना चाहिए और दूसरों को बंद कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन आप अपने जीवन में ये संकल्प लेंगे कि हम आज से पेप्सी कोक नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने देंगे, उसी दिन आप संपूर्ण भारतीयता के सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। यहाँ से भारतीयता की शुरुआत होगी। आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना? मैं एक दो और छोटी बातें बताता हूँ। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें, तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं। माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में, म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए। और जब प्रयोगशाला का परीक्षण हमने करवाया तो पता चला पेप्सी और कोक में 14 तरह के रसायन मिलाते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम मोनोग्लूटामेट, एक है सोडियम बेंजोएट, एक है डाइकैल्शियम फॉस्फेट, फिर एक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिर एक है मिथाइल बेंजीन, फिर एक है मेथिल बेंजोएट। ये सब खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करने वाली। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि बार बार पेप्सी और कोक पिएंगे तो कैंसर होने की संभावना है। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कभी भी टूट सकती हैं। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हैवी कैलोरी है, बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है एस्पर्टेम, जो मूत्र नली के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पहले तो पेप्सी कोक में शुगर मिलाते थे, आजकल एस्पर्टेम डालते हैं जो सीधे मूत्र नली का कैंसर करता है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है बंदरों पर। आप जानते हैं बंदर मनुष्य के नजदीक होता है, तो बंदरों को पेप्सी पिला के देखा गया, वो पीते नहीं है। जबरदस्ती बंदर को पेप्सी डाला गया इंट्रावीनस इंजेक्शन की मदद से उसके ब्लड में, तो 1.5 से 2 घंटे में पेप्सी डालने के बाद बंदरों की मौत हो गई। बंदर के बारे में कहा जाता है कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी मरता नहीं है। उसका ब्लड जो है ना, दुनिया में आइडियल माना जाता है, इसलिए आदमी के ब्लड का कंपैरिजन बंदर के ब्लड के साथ किया जाता है। लेकिन पेप्सी कोक पिला दो तो उसका ब्लड भी खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पेप्सी कोक है, और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसको बेस्ट क्वालिटी कहकर पी रहे हैं। देश का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहनी है, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले में तो पहला कदम ये उठाएं कि आज के बाद आप में से कोई पेप्सी कोक पिएगा नहीं, किसी को पीने के लिए कोई ऑफर करेगा नहीं। किसी ने मुफ्त में भी आपको ऑफर कर दिया तो विनम्रता पूर्वक उसको वापस करेंगे, क्योंकि हम सच में भारत माता की जय कराना चाहते हैं। हम भारत माता की पराजय होते हुए नहीं देखना चाहते। आप नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं। अब इसके आगे का विकल्प क्या? आप बोलेंगे जी फिर पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? गन्ने का रस पीजिए, शुगर केन जूस, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, आम का रस पीजिए, कोई भी रस पीजिए, ताजा फलों का रस पीजिए, अनानास का रस पीजिए। कुछ नहीं मिलता तो गाय का दूध, दही की लस्सी, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो सादा पानी पीजिए। एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, 1 साल में लगभग भारत का 7,000 करोड़ रुपए बचेगा।
उतने ही रुपए से अगर हम गन्ने का रस पीना शुरू कर दें तो ये 7,000 करोड़ रुपए हर साल हमारे किसानों को मिलेगा, और एक साल में 7,000 करोड़ रुपए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को मिलने लगे तो गन्ना पैदा करने वाला हर किसान 5 साल में लखपति और करोड़पति हो जाएगा। वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा और इस देश की सरकार के ऊपर कभी बोझा नहीं बनेगा। गन्ना किसानों को उनका भाव नहीं मिल रहा, क्यों? गन्ना पैदा करना, उसको चीनी मिलों को देना, चीनी मिल उसका पेमेंट नहीं करते, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होता, बराबर भाव नहीं देते। अगर इस पूरी क्राइसिस से गन्ना किसानों को बचाना हो तो सारे भारतवासी पेप्सी को बंद करके गन्ने का रस पीना शुरू करें। गांव गांव में गन्ने का रस बिकने लगे तो गन्ना जो किसानों को बेचना पड़ता है मजबूरी में चीनी मिलों को, वो गन्ना सीधा सीधा रस पीने वालों के शरीर में, पेट में जाके कैल्शियम बढ़ा सकता है, आयरन बढ़ा सकता है, विटामिन दे सकता है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा दे सकता है। ऐसी एक उदाहरण ले लें कि अगर सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें और उतने ही रुपए से नारियल का पानी पीने लगे, 8,000-7,000 करोड़ का नारियल बिकने लगे और हर साल, तो 10 साल में भारत में नारियल पैदा करने वाले दक्षिण और पूर्वी भारत का एक एक किसान लखपति और करोड़पति हो सकता है। माने भारत की गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, स्वदेशी और भारतीयता का सिद्धांत अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें संकल्प करना है कि शून्य तकनीकी से बनी हुई कोई भी विदेशी वस्तु नहीं लेनी है, पेप्सी कोका कोला से शुरुआत करनी। मेरा दूसरा निवेदन है कि जैसे पेप्सी कोक 2 विदेशी कंपनियां, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से कुछ और कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बेचती हैं, उनको भी बहिष्कार करिए। जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरहंस, ये सारी विदेशी कंपनियां। इनका पेस्ट आप बाजार में खरीदते हैं ना, 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। गाय का घी खरीदो तो 150 रुपए किलो आता है, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो आता है। गाय के घी से 2 गुना महंगा है। पढ़े लिखे लोग बहुत टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, गाय का घी नहीं खाते। 150 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में लगा के वॉश बेसिन में थूकते रहते और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि दिन में 3-3 बार थूकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करते हैं, थूकते हैं, फिर लंच के बाद फिर थूकते हैं, फिर रात को डिनर के बाद फिर थूकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ ये क्यों करते हो पेस्ट इतना? कहते हैं जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी। क्या है इसमें क्वालिटी? कहते हैं झाग बहुत बनता है इसमें, फोम बहुत बनता है। तो मैं कहता हूँ फोम तो एरियल में भी बनता है, फोम तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, फोम तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, फोम तो शैम्पू में सबसे ज्यादा बनता है। तो आप शैम्पू से ही दांत साफ क्यों नहीं करते? शेविंग क्रीम क्यों नहीं लगा लेते अपने दांतों में? आपको क्वालिटी चाहिए, अगर फोम ही लेना है तो फोम तो एरियल में है, रिन में है, व्हील में है, सब में है। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं आप ही बताओ क्या क्वालिटी है। मैं कहता हूँ भैया टूथपेस्ट की क्वालिटी ये होती है कि उसमें मिलाया हुआ क्या है। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन से जितने भी टूथपेस्ट आप बाजार से खरीदते हैं विदेशी कंपनियों के, इनमें केमिकल मिलाते हैं जो फोम पैदा करता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप एक छोटा सा काम करना, किसी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाना या किसी डिग्री कॉलेज में चले जाना जहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती हो, केमिस्ट्री के किसी लेक्चरर से मिल लेना और उनसे कहना कि केमिस्ट्री की डिक्शनरी दे दो। हर स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री की डिक्शनरी होती है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी ना, वैसे केमिस्ट्री की डिक्शनरी। केमिस्ट्री की डिक्शनरी खोलना और उसमें ये शब्द पढ़ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट। उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है वो, और कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। केमिस्ट्री की डिक्शनरी में जब सोडियम लॉरेल सल्फेट को आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ कार्सिनोजेनिक पॉइजन, माने कैंसर करने वाला जहर, वो डाला जाता है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट में। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में ये जो कॉलगेट बिकता है ना, क्लोजअप वगैरह, तो वहां भी डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। लेकिन वहां के कानून इतने सख्त हैं कि जिस टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट डाल दिया उसके रैपर पर चेतावनी लिखनी पड़ती है, वैसे ही जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है। आपने देखा भारत में सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अमेरिका में कॉलगेट के रैपर पर यह लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ब्रिटेन में कॉलगेट के रैपर पर लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में कॉलगेट के रैपर पे क्या लिखा रहता है मैं आपको वैसे का वैसे ही सुनाता हूं अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी बताऊंगा। उसमें लिखते हैं प्लीज
कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। मतलब 6 साल से छोटे बच्चे को ये कॉलगेट कभी नहीं देना। क्यों? छोटे बच्चे कॉलगेट को चाट लेते हैं और कॉलगेट में केमिकल है जो कैंसर करता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो बच्चे की मृत्यु हो सकती है कैंसर से। इसलिए अमेरिका, यूरोप के देशों में कॉलगेट के रैपर पर लिखा होता है, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। दूसरा वाक्य लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना। क्यों? क्योंकि जहर खा लिया उसने। और तीसरा वाक्य लिखा होता है, इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। अगर आप बड़े आदमी हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो अपने ब्रश पर कॉलगेट की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेना। चने और मटर के दाने से भी आधा इतना ही कॉलगेट लेना, क्योंकि ये कैंसरस है। अब अमेरिका, यूरोप में ये चेतावनी लिखी जाती है। कॉलगेट के बारे में भारत में ऐसी कोई चेतावनी वो नहीं लिखते। भारत में तो उल्टा है, विज्ञापन जब आता है ना कॉलगेट का तो दिखाते हैं ब्रश भर भर के लेना, ताकि मरो तो जल्दी मरना। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है ये कॉलगेट का। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे आपने संकल्प लिया पेप्सी कोक नहीं पिएंगे, दूसरा संकल्प लीजिए कि ये विदेशी कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस भी नहीं करेंगे। तो अब आप बोलेंगे फिर क्या करें? अपने पतंजलि योग पीठ का बहुत अच्छा टूथपेस्ट अभी आया है, दंत कांति, उसे कर सकते हैं। पतंजलि योग पीठ का एक बहुत अच्छा दंत मंजन है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आप पतंजलि योग पीठ का दंत मंजन या दंत कांति खरीदते हैं तो उसका पैसा आप पतंजलि योग पीठ को देते हैं, जो भारत स्वाभिमान के काम में आने वाला है। अगर आप कॉलगेट क्लोजअप खरीदते हैं तो वो पैसा अमेरिका को देंगे, जो आतंकवादियों के काम आने वाला है। आपको तय करना है आपको क्या करना। मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप दंत कांति खरीदें या दंत मंजन खरीदें या कोई और स्थानीय स्वदेशी दंत मंजन खरीदें, नहीं तो नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें। कोई भी ऐसा काम करें जिससे भारत का पैसा अमेरिका ना जाए। स्वदेशी दंत मंजन, स्वदेशी जैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करके भारत का पैसा बचाएं। और एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर सारे लोग कॉलगेट क्लोजअप खरीदना बंद कर दें, हजारों करोड़ रुपए देश का बचे। उतने ही रुपए का अगर हम दंत मंजन खरीदें, लाखों लोगों को दंत मंजन बनाने का रोजगार हम दे सकते हैं इस देश में। तो रोजगार बढ़ता है, गरीबी दूर होती है, अपने देश के पैसे की बचत होती है और हम स्वदेशी और भारतीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। यहाँ से आपके जीवन को शुरू करें। ऐसी एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि ये आपको एक पुस्तक दी गई होगी, जीवन दर्शन। आपके बैग में होनी चाहिए ये पुस्तक, अगर नहीं है तो जरूर ले लीजिएगा। इस पुस्तक में सबसे पीछे पेज नंबर 115 है। इस 115 नंबर के पेज पर एक सूची दी गई है। उस सूची में लिखा हुआ है क्या क्या वस्तुएं स्वदेशी हैं, क्या क्या वस्तुएं विदेशी हैं। जब भी आप बाजार जाएं तो इस पुस्तक को खोलिए, जीवन दर्शन को, पेज नंबर 115 पढ़िए। इसमें जो जो स्वदेशी वस्तुओं के नाम लिखे हैं और उनकी जानकारियां दी गई हैं, वही वस्तुएं खरीदकर अब आप अपने जीवन में लाइए। विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार करिए। इससे क्या होगा, देश का हम एक साल में 2,32,000 करोड़ रुपए बचा सकेंगे। और 5,000 विदेशी कंपनियों को सरकारों ने जो लाइसेंस दिया है, इन कंपनियों को सरकारों ने तो बुला लिया, हम इनको हिंदुस्तान से वैसे ही भगा देंगे जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था। सरकार भले इनको बुलाती रहे, हम इनका बहिष्कार करके इनको भगा दें। मेरी आपसे एक ही विनती है, वो ये कि कभी भी विदेशी वस्तुओं में क्वालिटी देखने की कोशिश ना करें। कोई क्वालिटी उनमें होती नहीं, उनमें सिर्फ विज्ञापन होता है। और जिन वस्तुओं में विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती है, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता है। आपने कभी देखा गाय के घी का विज्ञापन होता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। डालडा का विज्ञापन बार बार होता है क्योंकि क्वालिटी नहीं होती। गाय के दूध का विज्ञापन नहीं करना पड़ता। डेयरी के पैकेट वाले दूध का बिना विज्ञापन किए वो बिकता नहीं। माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी को विज्ञापन नहीं लगता, लेकिन डबल रोटी और पाव रोटी बिना विज्ञापन के नहीं बिकती है। माने जो चीज जितनी रद्दी होगी क्वालिटी में, उसका विज्ञापन उतना ज्यादा ही होगा। मैं बहनों से, माताओं से एक विनती करना चाहता हूँ
एक विदेशी क्रीम का बहुत विज्ञापन आता है इस देश में, फेयर एंड लवली, गोरेपन की क्रीम। अक्सर मैंने लोगों को पूछा है आप क्यों खरीदते हैं फेयर एंड लवली, तो कहते हैं जी गोरापन आता है इससे। हमने फेयर एंड लवली को 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे जीवन की एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करते समय, वो तमिलनाडु का रहने वाला है, चिक्कट काला है। आपके घर में तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना काला मेरा दोस्त है। हम दोनों 7 साल हॉस्टल में रहे, हम दोनों रूम पार्टनर थे, एक ही कमरे में मैं और वो दोनों साथ में रहते थे। 7 साल मैंने देखा कि वो बराबर दिन में 3 बार फेयर एंड लवली लगाता था, अभी भी चिक्कट काला का काला ही। एक दिन मैंने उसको कहा भैया इतने साल तो हो गए फेयर एंड लवली लगाते लगाते, तू गोरा तो हुआ नहीं, पैसे इतने खर्च हो गए। तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने फेयर एंड लवली कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया मद्रास की अदालत में। अब मजेदार बात क्या हुई कि जिस अदालत में मुकदमा हुआ उस अदालत के जज ने एक टिप्पणी की कि उसके घर में भी यही समस्या है। फिर क्या हुआ, जज ने नोटिस दिया, कंपनी के वकील आ गए। जज ने कंपनी के वकीलों को कहा कि आप ये सिद्ध करिए कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई भी काला आदमी गोरा कैसे होता है। तो कंपनी के वकीलों ने कहा इस क्रीम से कोई काला गोरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो काले को गोरा बनाए। जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। तो फिर जज ने पूछा आप ये झूठा विज्ञापन क्यों करते हैं। तो उसके वकीलों ने कहा कि भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, इसलिए हम ये झूठा विज्ञापन करते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह हुई कि इसकी चर्चा बहुत हो गई, तो कंपनी ने विज्ञापन देना शुरू किया, फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, क्योंकि मुकदमे का जो दायरा था ना वो तमिलनाडु तक था। अब तमिलनाडु में तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई काला गोरा हो नहीं रहा है। तो आप भी क्यों खरीद रहे हैं उस फेयर एंड लवली को, कोई काला गोरा हो नहीं सकता। अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो अफ्रीकी लोग तो सबसे पहले होते। अभी ये फेयर एंड लवली जो बनती है ना, ये कुछ नहीं है, एक टैलो नाम का केमिकल होता है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो मरे हुए जानवरों की चर्बी में से निकाला जाता है, उससे ये क्रीम बनती है। उसको आप चेहरे पर पोतते हैं और सोचते हैं हम बहुत सुंदर हो रहे हैं। और ये महंगी कितनी है, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं, उससे अच्छा है 300 रुपए किलो बादाम खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पे लगाएं, उससे अच्छा 200 रुपए किलो देसी घी खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पे लगाएं, उससे अच्छा 400 रुपए किलो कुछ काजू किशमिश मुनक्के आदि खाएं, तो जरूर कुछ फायदा होगा। इस फेयर एंड लवली को आप 1 किलो लगा लो या 1000 किलो, आप काले हैं तो काले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आज तक दुनिया में काले को गोरा बनाने की कोई केमिकल इजाद नहीं हुई है। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि शरीर का कुछ भी बदल सकता है, त्वचा का रंग नहीं बदलता। जन्म से आपकी त्वचा का जो रंग तय हो जाता है, आपके माता पिता के डीएनए के साथ फिक्स हो जाता, वही जिंदगी भर रहेगा। तो फालतू में ये फेयर एंड लवली लगाना क्यों। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, कोई क्रीम मत लगाइए, आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। हमारे भारत में स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं वो सबसे अच्छे हैं, ये बात वो अपने जीवन में गांठ बांध लें, और इसी बात से उनका और भारत स्वाभिमान का भला होने वाला है। सिर्फ एक बात कह के फिर खत्म करूंगा अपनी बात को। संपूर्ण स्वदेशी और भारतीयता का आग्रह जो आप अपने जीवन में शुरू करेंगे वो यहाँ से कि कोई विदेशी वस्तु अपने घर में कभी भी खरीद के नहीं लाएंगे, कम से कम 0 तकनीकी की कोई विदेशी वस्तु नहीं लाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई विदेशी वस्तु हमने खरीद ली तो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो पैसा तो चला गया, अब उसको फेंक देने से भी कोई फायदा नहीं है। भविष्य में कोई नई विदेशी वस्तु मत खरीदिए। फिर आप पूछेंगे क्या भारत में सभी स्वदेशी वस्तुएं बनती हैं? हाँ, भारत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो स्वदेशी ना बनती हो। हर वस्तु भारत में स्वदेशी बनती है। आपको कंप्यूटर चाहिए तो भारत में बनते हैं,
HCL नाम की एक बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी है, विप्रो नाम की एक बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी है। दोनों स्वदेशी कंपनियां बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर बनाती हैं, वो आप खरीद सकते हैं। टेलीविजन बनाने वाली 20 स्वदेशी कंपनियां इस देश में हैं। इसी तरह से रेडियो बनाने वाली 20 स्वदेशी कंपनियां इस देश में हैं। कोई भी ऐसी वस्तु है नहीं। अब तो आपको हैरानी होगी जानकर, भारत में सुपर कंप्यूटर भी स्वदेशी बनता है और हमारे वैज्ञानिकों ने बना के सारी दुनिया के सामने सिद्ध किया है। हम स्वदेशी रॉकेट बनाते हैं, हम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम स्वदेशी सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों के बने हुए सैटेलाइट चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। जो देश सुपर कंप्यूटर बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, क्रायोजेनिक इंजन बना सकता है, वो देश आलू का चिप्स भी बना सकता है, टमाटर की चटनी भी बना सकता है, आम का अचार भी बना सकता है, साबुन मंजन वॉशिंग पाउडर भी बना सकता है। बस आत्मविश्वास की जरूरत है और वो आत्मविश्वास हम में आना बहुत जरूरी है। और वो आत्मविश्वास के लिए पहला कदम अपने जीवन में स्वदेशी की स्थापना से शुरू होगा। आप अपने जीवन में एक संकल्प करें कि हम भारतीय हैं और भारतीय वस्तुओं का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं, भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय भोजन का, भारतीय औषधियों का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का, विदेशी औषधियों का उपयोग नहीं करेंगे। विदेशी औषधियों का मतलब है एलोपैथी की दवाएं जो अक्सर बाहर से आ रही हैं और जिनको बेचकर विदेशी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जिन दवाओं को वो कंपनियां अपने देश में नहीं बेचती, उनको भारत में लाकर बेच देती। दुनिया के देशों में हजारों दवाएं 20 साल से बंद हैं। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीविन, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ऐसी 84,000 से ज्यादा दवाएं जो भारत में बिक रही हैं, इनमें सिर्फ 350 दवाएं हमारे काम की हैं, बाकी सब दवाएं बेकार हैं। जबरदस्ती विज्ञापन करके ये दवाएं बेची जा रही हैं और हम इन दवाओं को खाकर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टरों की जेब ज्यादा गर्म हो रही है और पूरा का पूरा एलोपैथी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इस देश का पहुंच गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये एलोपैथी की विदेशी दवाएं बिल्कुल ना खाएं। तो आप बोलेंगे जी बीमार पड़े तो क्या करें, आयुर्वेद की दवा खाएं। और बीमारी ना पड़े, योग करें, प्राणायाम करें नियमित रूप से, तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर योग प्राणायाम नियमित है और आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। और जो गलती से कभी थोड़ी बहुत बीमारी आ गई तो आयुर्वेद की दवाएं अपने रसोई में है, तुलसी है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, हमारे पास सेंधा नमक है, गाय का घी है, ऐसी ऐसी सैकड़ों दवाएं हमारे रसोई घर में हैं जो आयुर्वेद में है। जड़ी बूटी रहस्य नाम की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत सारी दवाओं का उल्लेख है जो हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध हैं। हम उनका उपयोग करके अपना लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और फालतू का खर्चा इस देश में जो बर्बाद हो रहा है उसे भी रोक सकते हैं। तो आप हर स्तर पर स्वदेशी बनने की कोशिश करें और अपने परिवार के हर व्यक्ति को स्वदेशी बनाने की कोशिश करें। कोई 1% स्वदेशी हो, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है वो उतना स्वदेशी बनने की कोशिश करे। इसमें ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई व्यक्ति स्वदेशी हो जाएगा 100%, इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास हमारा ईमानदारी के साथ उस दिशा में रहेगा तो आज नहीं तो कल हम 100% स्वदेशी हो ही जाएंगे और इस देश में करोड़ों लोगों का रोजगार बढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए की बचत करेंगे। एक दिन मैंने छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि सारी वस्तुएं अगर हम स्वदेशी उपयोग करने लगे, जैसे मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं, आप में से बहुत सारे भाई बहन आसाम के होंगे, अरुणाचल के होंगे, मणिपुर के होंगे और उत्तर पूर्व के राज्यों के होंगे। वहां मैंने देखा है घर घर में कपड़ा बनता है। आसाम में तो एक भी घर मैंने नहीं देखा जहां कपड़ा बनाने के लिए वो हैंडलूम लोगों ने नहीं लगा रखा हो। अरुणाचल में मैंने देखा हर घर में हैंडलूम है, तो आप ये कपड़ा बनाते हैं। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि हम विदेशी कंपनियों के बने हुए तौलिए खरीदें, उसके स्थान पर आसाम और आसाम के पड़ोसी राज्यों के लोगों के हथकरघे पर बनाया हुआ तौलिया खरीदें तो 15 करोड़ लोगों को हम इस देश में रोजगार दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात, अगर हम विदेशियों के तौलिए खरीदना बंद कर दें और ये अंग वस्त्रम पूरे देश में बिकने लगे, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इसी तरह हाथ की बनाई हुई खादी पहनने लगे, खादी खरीदने लगे तो हिंदुस्तान के कम से कम 60 से 65 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं।
कॉटन हिंदुस्तान में, भारत में 3 लाख गांव में पैदा होता है। जहां जहां कॉटन पैदा होता है वहां वहां खादी के कपड़े बन सकते हैं। हर गांव में खादी के कपड़े बन सकते हैं। 65 करोड़ लोगों को रोजगार देकर हम बेकारी खत्म कर सकते हैं देश। तो आप सूती कपड़े खरीदें, खादी के कपड़े खरीदें, हाथ के बने हुए वस्त्र खरीदें, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और दूसरों को प्रेरित करें, तो देश की गरीबी बेकारी खत्म होती है। अपने घर में काम आने वाली हर वस्तु स्वदेशी खरीदें तो और ज्यादा लोगों की समृद्धि बढ़ती है। तो भारत को गरीबी से मुक्त करना है, क्योंकि 84 करोड़ लोग इस देश में भयंकर गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इन 84 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है, भारत के हर नागरिक को स्वदेशी और भारतीयता का व्रत लेना पड़ेगा, अपने जीवन में इसको धर्म की तरह से पालन करना पड़ेगा। तब 84 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की स्थिति बनेगी और जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी मिट जाएगी। बेकारी और गरीबी दोनों मिट जाएं तो हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा समस्याओं का, भारत की आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये समाधान भारत स्वाभिमान करेगा और हम सब भारत स्वाभिमान के सेनानी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में इस अभियान में लगें, आगे बढ़ें और ईश्वर हमारी पूरी मदद करे, हमें सफलता मिले। इस भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान को देता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता रहेगा तो आतंकवाद तो बढ़ने ही वाला है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश से खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका को पैसा जाना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए पेप्सी और कोक पीना आपको बंद करना चाहिए और दूसरों को बंद कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन आप अपने जीवन में ये संकल्प लेंगे कि हम आज से पेप्सी कोक नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने देंगे, उसी दिन आप संपूर्ण भारतीयता के सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। यहाँ से भारतीयता की शुरुआत होगी। आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना? मैं एक दो और छोटी बातें बताता हूँ। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं। माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में, म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए। और जब प्रयोगशाला का परीक्षण हमने करवाया तो पता चला पेप्सी और कोक में 14 तरह के रसायन मिलाते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम मोनोग्लूटामेट, एक है सोडियम बेंजोएट, एक है डाइकैल्शियम फॉस्फेट, फिर एक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिर एक है मिथाइल बेंजीन, फिर एक है मेथिल बेंजोएट। ये सब खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करने वाली। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि बार बार पेप्सी और कोक पिएंगे तो कैंसर होने की संभावना है। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कभी भी टूट सकती हैं। बार बार पेप्सी कोक पिएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हैवी कैलोरी है, बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है एस्पर्टेम, जो मूत्र नली के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पहले तो पेप्सी कोक में शुगर मिलाते थे, आजकल एस्पर्टेम डालते हैं जो सीधे मूत्र नली का कैंसर करता है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है बंदरों पर। आप जानते हैं बंदर मनुष्य के नजदीक होता है, तो बंदरों को पेप्सी पिला के देखा गया, वो पीते नहीं है। जबरदस्ती बंदर को पेप्सी डाला गया इंट्रावीनस इंजेक्शन की मदद से उसके ब्लड में, तो 1.5 से 2 घंटे में पेप्सी डालने के बाद बंदरों की मौत हो गई। बंदर के बारे में कहा जाता है कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी मरता नहीं है। उसका ब्लड जो है ना दुनिया में आइडियल माना जाता है, इसलिए आदमी के ब्लड का कंपैरिजन बंदर के ब्लड के साथ किया जाता है। लेकिन पेप्सी कोक पिला दो तो उसका ब्लड भी खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पेप्सी कोक है और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसको बेस्ट क्वालिटी कहकर पी रहे हैं। देश का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहनी है, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले में तो पहला कदम ये उठाएं कि आज के बाद आप में से कोई पेप्सी कोक पिएगा नहीं, किसी को पीने के लिए कोई ऑफर करेगा नहीं, किसी ने मुफ्त में भी आपको ऑफर कर दिया तो विनम्रता पूर्वक उसको वापस करेंगे, क्योंकि हम सच में भारत माता की जय कराना चाहते हैं, हम भारत माता की पराजय होते हुए नहीं देखना चाहते। आप नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं। अब इसके आगे का विकल्प क्या? आप बोलेंगे जी फिर पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? गन्ने का रस पीजिए, शुगर केन जूस, संतरे का रस पीजिए, मौसम्मी का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, आम का रस पीजिए, कोई भी रस पीजिए।